दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों 25 में से आपका स्कोर बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पाउम चर्यू किसकी रचना है। दोस्तों बताना होगा जो पाउम चर्यू जो रचना हैगी इनमें से किसकी है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अब्दुल रहमान, बी विद्यापति, सी स्वयंभू, डी चंद्रवरदाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वयंभू। पाउम चर्यू जो रचना है वह स्वयंभू जी की द्वारा रचित एक रचना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो दोस्तों आपको बताना होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली है वह किस भाषा में रचित है, उसकी रचना किस भाषा में की गई है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी मैथिली, डी बुंदेली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो कवितावली है उसकी जो रचना हैगी ब्रजभाषा में की गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं उन्होंने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए जनदीप हिंदुस्तानी, बी वर्नक्यूलर हिंदुस्तानी, सी कौरवी, डी रिक्ता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जनपदीय हिंदुस्तानी। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए जो शब्द प्रयोग किया है उसका नाम जनपदीय हिंदुस्तानी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है। तो दोस्तों जो सूफी प्रेमाख्यान जो है उसमें जो काव्य परंपरा में आराध्य हैं उनको किस रूप में देखा गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हैगा, ए गुरु के रूप में, बी प्रेमी के रूप में, सी सखा के रूप में, या डी प्रेमिका के रूप में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रेमिका के रूप में देखा है। सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में जो आराध्य हैं उनको प्रेमिका के रूप में देखा गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो दोस्तों जो आपको कथन दिया गया है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किसने कहा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए सुमित्रा नंदन पंत, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। तो दोस्तों बताना होगा, जो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से एक ऑप्शन में मिश्र बंधु नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए कृष्ण बिहारी मिश्र, बी श्याम बिहारी मिश्र, सी गणेश बिहारी मिश्र, डी सुखदेव बिहारी मिश्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृष्ण बिहारी मिश्र। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कृष्ण बिहारी मिश्र, यानी कि मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र जी हैं वो नहीं हैं। बाकी सभी यानी कि ए बी सी, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये सभी मिश्र बंधु हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं। दोस्तों बताना होगा रस गंगाधर रचना है कि इसकी रचना किसने की है या इसकी रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अभिनव गुप्त, बी डांडी, सी पंडित राज जगन्नाथ, डी आचार्य विश्वनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर के रचयिता हैं, यानी कि इन्होंने रस गंगाधर की रचना की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना होगा, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन एक तार सप्तक का कवि नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए शमशेर बहादुर सिंह, बी गिरजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध, डी प्रभाकर माचवे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं वे तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बाकी सभी तार सप्तक के कवि हैं, यानी कि गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे जो सभी कवि हैं ये तार सप्तक के कवि हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना होगा, ये जो नाम दिया गया है शिवपालगंज, इसका संबंध किस उपन्यास से है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिस्त्रपुरम का संत, मैं बिस्त्रपुर का संत, बी राग दरबारी, सी आधा गांव, डी मैला आंचल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राग दरबारी, ऑप्शन बी। शिवपालगंज का जो संबंध हैगा वह राग दरबारी उपन्यास से है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो दोस्तों बताना होगा, जो भरत मुनि के अनुसार यानी कि भरत मुनि ने काव्य में कुल कितने गुण माने हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए 10, बी 5, सी 3, डी 7।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि 10। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। तो दोस्तों बताना होगा जो हिंदी वर्णमाला में जो दो अक्षर दिए गए हैं यानी कि अंग और अह ये क्या हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह, डी संयुक्ताक्षर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह जो हैं वो अयोगवाह हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों बताना जो अंधा युग है ये किस नाट्य विधा के अंतर्गत या अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, गीतीय नाट्य, बी नाटक, सी रूपक, डी प्रहसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गीत नाट्य। अंधा युग जो है वो गीत नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं। तो दोस्तों आपको जो ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये किसके द्वारा रचित कविता से ली गई हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी जानकी वल्लभ शास्त्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों जो आपको पंक्तियां दी गई हैं, दोहरा समय के साथ का नहीं समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती, जो पंक्तियां दी गई हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ली गई हैं यानी कि उद्धृत हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी और जेठानी जो उपन्यास है इसको प्रथम उपन्यास किसने माना है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी विजय मोहन सिंह, डी गोपाल राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गोपाल राय। तो दोस्तों गोपाल राय जी ने देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है इसको प्रथम उपन्यास माना है। और दोस्तों गोपाल राय जी एक आलोचक हैं हिंदी के। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, समालोचन दर्शन समालोचना दर्शन के शीर्षक से एफ ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया है। तो दोस्तों आपको जो शीर्षक दिया गया है समालोचन दर्शन के जो शीर्षक हैंगे
इस शीर्षक से एस ऑन क्रिटिज्म का जो अनुवाद है वह किसने किया है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी रमेश कुंतल मेघ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। समालोचनादर्श के शीर्षक से जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एस ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो दोस्तों आपको बताना होगा शिखर से सागर तक जो जीवनी दी गई है इनमें से वह किस रचनाकार की जीवनी है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए निराला, बी मुक्तिबोध, सी आज्ञा, डी धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आज्ञा। शिखर से सागर तक ये जो जीवनी है यह आज्ञा जी की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ए में दिया गया है, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों बी में दिया गया है, भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से ए, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, बी ए सही और आर गलत, सी ए गलत और आर सही, डी ए और बी दोनों आंशिक सही हैं। तो दोस्तों बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों आंशिक सही हैं। तो दोस्तों यानी कि आपको ए में दिया गया है, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, तो ये आंशिक रूप से सही है। और जो बी में दिया गया है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है, तो यह ए और बी दोनों जो हैं सही तो हैं, परंतु यह आंशिक रूप से सही हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया। तो दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन में यही आपको दो ऑप्शन दिए गए यानी कि ए और बी। तो दोस्तों आपको ए में दिया गया है, विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, और बी में दिया गया है, विभाव ही रस का हेतु है। तो दोस्तों बताना होगा आपको क्या ऑप्शन ए आंशिक और बी गलत है, बी ए और आर दोनों सही, सी ए गलत और बी आंशिक सही, या डी ए सही और बी आंशिक सही। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए सही बी आंशिक सही। तो दोस्तों जो आपको कथन दिया गया ए में, विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, तो दोस्तों ये पूरा सही है, यानी कि ये सही है। तो दोस्तों बी में दिया गया है, विभाव ही रस का हेतु है, तो दोस्तों ये सही है, परंतु ये आंशिक रूप से सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया जिसमें दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। कथन ए में कहा गया है छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। तो दोस्तों बी में कहा गया है छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। तो दोस्तों बताना होगा आपको ऑप्शन ए गलत और आर सही, बी ए सही और आर गलत, सी ए आंशिक सही और बी सही, या डी ए सही और बी आंशिक सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए आंशिक सही और बी सही। तो दोस्तों जो आपको कथन ए में कहा गया है छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है, तो दोस्तों ये सही तो है परंतु ये तात्विक मतलब आंशिक रूप से सही है। तो दोस्तों ऑप्शन बी में जो कहा गया है छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, तो दोस्तों यह पूर्ण रूप से सही यानी कि यह सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कथन दिया गया है ए नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। तो दोस्तों बी में कहा गया है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी दोनों सही, बी ए सही और बी गलत, सी ए आंशिक सही और बी सही, डी ए सही और बी आंशिक सही। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए आंशिक सही और बी सही। तो दोस्तों जो आपको कथन ए में कहा गया है नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, तो दोस्तों ये सही तो है परंतु ये आंशिक रूप से सही है। तो दोस्तों बी में जो कहा गया है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं, तो दोस्तों यह पूर्ण रूप से सही। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी यानी कि सही हो जाएगा, ए आंशिक सही और बी सही। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों बताना होगा जो आपको यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं इनमें से किस ऑप्शन में उनका काल के अनुसार सही अनुक्रम किस में दिया गया है। तो दोस्तों आपको ए में कहा गया है मिश्र बंद कहाँ गया ये मिश्र बंधु विनोद मॉडर्न वर्नक्लियर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान शिव सिंह सरोज स्तवरदा ला लित्रेउ एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो दोस्तों बी में कहा गया है स्तवरदाला लित्रेउत एंदुई ए हिंदुस्तानी शिवराज शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नक्लियर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान मिश्रबंधु विनोद। सी में कहा गया है शिव सिंह सरोज स्तवरदाला लित्रेयुर एंदुई ए हिंदुस्तानी मिश्रबंधु विनोद मॉडर्न वर्नक्लियर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और डी में कहा गया है मॉडर्न वर्नक्लियर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान स्तवरदाला लित्रेत्यु एंदुई ए हिंदुस्तानी शिव सिंह सरोज मिश्रबंधु। तो दोस्तों बताना होगा आपको इतिहास ग्रंथों का किस ऑप्शन में काल अनुसार सही अनुक्रम दिया गया है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि इतिहास ग्रंथों का जो कालक्रम दिया गया है इसमें ऑप्शन बी में सही दिया गया है, यानी कि इस्तवर द ला लिटरेट्यूस एंदुई ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद। तो दोस्तों इसमें जो काल के अनुसार अनुक्रम दिया गया है वो ऑप्शन बी में सही दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार जो होगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं का जो उदय हुआ था वह किस ऑप्शन में सही दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। बी में दिया गया है रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। सी में दिया गया है प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज। डी में दिया गया है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ये जो दोस्तों नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं का जो उदय का इसमें क्रम दिया गया है वह क्रम सही दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, छायावादी छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों बताना होगा छायावादी काव्यधारा के जो प्रमुख स्तंभ यानी कि प्रमुख रचनाकार थे उनकी जो जन्म तिथि के आधार पर किस ऑप्शन में सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए में दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। सी में दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। और डी में दिया गया है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन में ये बताना है जो छायावादी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि थे या लेखक थे उनका जो जन्म तिथि के आधार पर किस ऑप्शन में सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद सबसे पहले, फिर उनके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रा नंदन पंत, फिर सबसे आखिरी में महादेवी वर्मा। ये जो छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ हैंगे इनका जन्म तिथि के आधार पर जो अनुक्रम ऑप्शन बी में दिया गया है वह अनुक्रम सही दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना होगा यहाँ पर जो काव्य कृतियों का प्रकाशन के अनुसार जो क्रम दिया गया है किस ऑप्शन में सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए गीत फरोश, युगवाणी, हरी घास पर क्षणभर, कुकुरमुत्ता। तो बी में दिया गया है कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षणभर, युगवाणी, गीत फरोश। सी में दिया गया है
हरी घास पर क्षण भर, कुकुरमुत्ता, युगवाणी, गीत फरोश। डी में दिया गया है युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षण भर, गीत फरोश। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो प्रकाशन की दृष्टि से, यानी कि जो किस ऑप्शन में आपको बताना है कि प्रकाशन की दृष्टि से जो काव्य कृतियां दी गई हैं उनका सही अनुक्रम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि युगवाणी, फिर कुकुरमुत्ता, फिर हरी घास पर क्षण भर, फिर सबसे आखिरी में गीत फरोश। ये प्रकाशन की दृष्टि से काव्य कृतियों का ऑप्शन डी में जो क्रम दिया गया है वह क्रम सही दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का जो प्रकाशन की दृष्टि से अनुक्रम दिया गया है इन चार ऑप्शनों में, किस ऑप्शन में वह अनुक्रम सही दिया गया है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन ए दिया गया है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। बी में दिया गया है प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा, अलका। सी में दिया गया है निरुपमा, अलका, प्रभावती, अप्सरा। और डी में दिया गया है अलका, अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो उपन्यास दिए गए हैं इनमें से किस ऑप्शन में प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले अप्सरा, फिर अलका, फिर निरुपमा, फिर प्रभावती। ये जो निराला जी के उपन्यासों का जो प्रकाशन की दृष्टि से ऑप्शन ए में अनुक्रम दिया गया है ये अनुक्रम सही दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहीं पर हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 25 में इतना आपका स्कोर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।